नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में दूसरे चरण के लिए चरम पर प्रचार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी पर बोला हमला, कहा बम्पर वोटिंग से महागठबंधन में मची खलबली। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने भी किया जीत का दावा। वंदे मातरम है मां भारती की साधना और आराधना। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने इसे बताया भारत की आजादी का उद्घोष। कहा विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती। इस सदी को भारत की सदी बनाने पर दिया जोर। देश के हर कोने में गूंजी वंदे मातरम की धुन। विभिन्न राज्यों में राष्ट्र गौरव और जन भागीदारी से जुड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन। देशवासियों ने एकता, अखंडता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की ली शपथ। छप्पनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए गोवा तैयार। 20 नवंबर से शुरू हो रहे इफ्फी में जुटेंगे दुनिया भर के सितारे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए सेतु का काम करेगा फिल्म महोत्सव। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में। And the Taliban flag will be there. And then what is left for India not to recognize the government then? Megha? Good afternoon, sir. This is Megha Sharma from NewsX. And my question is about the comments that have been made by US President Donald Trump yesterday. He's said that talks with India with regards to trade are going very well, and he may visit India next year. So the question is the Quad Leaders Summit cancelled? Is it happening? Is it going to happen without President Trump, or is it going to be postponed to next year when President Trump arrives? शैलेंद्र। सर, शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ 18 इंडिया। दो सवाल हैं सर। पहला तो ये कि आरएसएफ जो लड़ाके हैं सूडान में, उन्होंने एक भारतीय को किडनैप किया, उसके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं। इसके बाद सूडान एम्बेसी में जो एम्बेसडर यहाँ पे है, उन्होंने कहा कि हम टच में हैं भारत सरकार के और जो दूतावास भारत का है पोर्ट ऑफ सूडान में। तो उस बारे में कोई अपडेट है उनको रेस्क्यू कराने के लिए कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया में बहुत कुछ आ चुका है। दूसरा सर ये कि मेजर रिटायर्ड विक्रांत जेटली, जिनको लेके अभी रिसेंटली सीलेना जेटली जो एक्ट्रेस है, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था कि अपने भाई की रिहाई के लिए वो कदम उठा रही हैं। उन्होंने कोर्ट का रुख भी किया है। तो क्या यूएई के साथ कोई संपर्क हो पाया इस मामले को लेके? सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है, कल यूएस प्रेसिडेंट का जो बयान आया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अब मैं जल्दी ही इंडिया जाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो इसको लेकर भारत का क्या कमेंट है? क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है भारत ने, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति फिर झूठ बोल रहे हैं? थैंक यू। So several questions. First, coming to your question, Jessica. See, clandestine and illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network, and further proliferation. India has always drawn the attention of the international community to these aspects of Pakistan's record. In this backdrop, we have taken note of President Trump's comment about Pakistan's nuclear testing. पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क
और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। Rishi, in regard to your question regarding Afghanistan, we had the visit of the Foreign Minister of Afghanistan to India recently. Since then, we've also had several exchanges in terms of development cooperation, as also telephone conversation between External Affairs Minister and the Foreign Minister of Afghanistan. We have kept you updated with developments as to how things are going to unfold. We will let you know as and when we have more information in this regard. As far as our own embassy, the upgrading of our technical mission in Kabul is concerned, we told you that it has been upgraded to an embassy, and we are looking at as to how to now look at its functionalities, its functions, responsibilities, how we are going to increase its strength. So these are things that are under consideration, and it will happen subsequently. Megha, your question regarding, there are two things. One, of course, on Quad. On Quad, we have kept you informed that we see Quad as a valuable platform for discussion among the 4 Quad partners on issues of importance, of interest to them in the Indo-Pacific region. Quad is making steady progress. We recently, on the sidelines or as part of the India Maritime Week that was held in Mumbai, we had Quad Ports of the Future conference in Mumbai on 29th and 30th of October. We had almost 24 countries participated in it, which included the 4 Quad partners, and there were some 120 delegates which had participated in it. As far as the comments of President Trump regarding his on visit to India is concerned, I do not have anything on this to share. I will let you know when I have something to share with you. शैलेंद्र, यस, आपकी जानकारी सही है, और हम लोगों ने कि एक भारतीय नागरिक सूडान में वो आरएसएफ की कस्टडी में है, जहाँ की, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर अल फशेर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। हम लोग सूडान के सरकार से और वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं, ताकि जो हमारे भारतीय नागरिक उनकी कस्टडी में हैं उनको सही सलामत छुड़ाया जाए और उनकी सुरक्षा हम प्रदान कर सकें। जहाँ तक मेजर विक्रांत जेटली का सवाल है, हम लोग इस मुद्दे पर यूएई के सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले कई महीनों में 4 बार हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा और उसके तहत हमारे दूतावास के अफसर उनसे जाके मिले हैं। साथ ही साथ हम लोग इनके परिवार से और उनकी धर्मपत्नी हैं उनसे संपर्क में रहे हैं। अभी हाल ही के दिन में 3 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश आया था, और उसके मुताबिक जो भी हमसे जो असिस्टेंस हो सकता है, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, उसको हम लोग उनको ऑफर कर रहे हैं। ओके, सो on the case of Major Vikrant Jetli, we are in touch with UAE authorities. Our embassy is seized of the matter. We have been making consular visits to him,
and we have done so on 4 occasions. We are also in close touch with his family, including his wife. We are also, as is natural, whenever there's an Indian national who needs support, we are offering all possible assistance. On 3rd November, this matter came up in Honorable Delhi High Court, and the High Court had given certain directions. Based on those directions, we are providing all possible assistance to Major Vikrant. ब्रह्म, देखिए, जहाँ तक ऊर्जा निर्यात करने का सवाल है या उसकी सोर्सिंग का सवाल है, आप लोग हमारे जो अप्रोच है उससे भली भांति वाकिफ हैं कि किस चीज़ पे आधारित होता है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो ज़रूरतें हैं उस पर आधारित होता है, और उसके अलावे जो ग्लोबल डायनेमिक्स बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चलता है, उस पर आधारित होता है. तो मैं कहूँगा कि इस बात पे हम लोगों ने कई दफ़ा टिप्पणी किया है, उस पर आप अपना ध्यान लाएं. We will go for more questions. Srinjoy. Sir, in the past, we know about Pak institutional help to terrorist organizations. But just recently, a Pakistani minister in the Shehbaz Sharif government actually visited a Lashkar-e-Toiba institution. So what are your comments on it? Is this a sort of crossing the Rubicon in some senses? Jugal. Hi, sir. I'm Jugal from the Collective Newsroom for the BBC. So one clarification. Firstly, what's India's stand on President Trump's comments on whether Pakistan is continuing to test as we speak? And the question is that there's a recent interview by Sheikh Hasina in The Hindu where she says that some mistakes were made in the last days of her regime and her administration. What is India's take on the violence that has happened there, that was documented by the UN as well? Thank you. Okay, Ajay. Jaiswal sir, good evening. I'm Ajay Banerjee with the Tribune. Sir, you have mentioned about your reaction to Donald Trump and his claim regarding Pakistan having tested nuclear weapons or conducted nuclear blasts. Sir, is India aware independently? Are we independently aware of Pakistan having tested any such weapon? Okay. Keshav. So thank you, Keshav Padmanabhan from the Print. My first question is, there is reports that the US has sent a draft resolution to the UN Security Council members of this Gaza International Force, the Stabilization Force. My particular question is, would India be ready or willing to participate in such a force in any capacity if there is a UNSC mandate to it? And have you been briefed on this by the US or discussed this? And the second question I have is with regards to the Indians in Myanmar and these camp centers. Just yesterday there was a statement on a number of Indians being sent back home, and this has been happening throughout this year. So what are the steps that the Indian government is taking to prevent Indians from being lured to such camp centers in Myanmar, sir? Thank you. Sahil. Sir, I'm Sahil Pandey from ENI News Agency. My question is basically on the update of Indian nationals returning from Thailand. What are the numbers and what's the update on that, sir? Okay, Srinjoy, first to your question regarding terrorism. We all know, which country is the factory of terrorism, which country is the global epicenter of terrorism. So I need not elaborate more for you to get an answer to your question. Jugal, on first part of the question, I already answered. I said what we think of President Trump's comments regarding Pakistan's nuclear testing. On the comments made by former Prime Minister Sheikh Hasina, I have no comments to offer. Ajay, again, on nuclear issue, I have said what I had to say in response to President Trump's comments. Keshav, India has welcomed the Gaza peace plan.
We hope that this peace plan will go forward and there will be lasting peace in the region. As far as International Stabilization Force is concerned, I don't have anything concrete to share with you. I shall come back. On Myanmar, Sahel's question is related. 270 Indian nationals, they returned yesterday. They were got back from Mysore in Thailand on 2 special aircrafts. When there was a crackdown in Myanmar, in some of those scam centers, they came into Thailand, and the Thai authorities thereafter undertook certain processes that were required on their side. After that, and once we verified the documents of all these people, made sure that they are Indian nationals, they were flown to India yesterday. I understand that there's some more Indian nationals who are there right now in Thailand, and they will also be coming back in a few days' time to India. I shall keep you updated on the numbers, etc. Specifically, Keshav, the last 2 years from this particular platform, and several agencies of Government of India have constantly put out this point and travel advisory to Indian nationals to stay away from these scam centers, because the price that one has to pay is very high. People go there, they are met with violence. There are all sorts of exploitation that happens there. So we once again urge all Indian nationals to stay away from the job offers that are made of such nature, and also to verify people who are the recruiters, people who the foreigners or the agencies, whether Indian or outside, who offer these jobs, because it comes with a lot of risk. So I would once again emphasize that our nationals should take note of our advisories and what we suggest for them. Okay, shall we go for more? Huma? I'm Huma Siddiqui. There were reports that more and more Indians are joining the Russian army, though they have been. The last time you said that you were in conversation with the Russian government. So how have you identified who are these agents who are pushing the Indians towards the Russian army? Madhu? सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप के बार बार होने वाले उस दावे को लेकर है जिसमें भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो विमान गिरे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो 8 तक पहुंच चुकी है। तो किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान को आप लोग ले रहे हैं? क्या इस पर कोई जवाब उनको दिया जाना चाहिए या देंगे? Elena, you had something? Always. Please. Good afternoon. Will be the preparation for the Russian-Indian summit on the agenda of the upcoming visit of Dr. Jaishankar to Moscow, which will take place, as I know, on 17th, 18th of November, or it will be restricted only by the SCO agenda? And is there any clarification on the date of the Russian-Indian summit? Thank you very much. Dates of, sorry? Russian-Indian summit. Oh. सर, मैं मनीष झा हूँ, TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। रूस की तरफ से भी 3 ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड वेपन का टेस्ट किया गया है। भारत, जो कि खुद भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, वो इस हथियारों की रेस को किस तरह से देखता है, स्पेशली जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारे कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं? राठी जी। सर, मैं संजीव राठी, UNI वार्ता से। सर, आपने बोला कि हम पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, तो क्या अब भी भारत एक बार फिर इस मुद्दे को किसी मंच पर उठाएगा? नीरज। सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे, प्रभा साक्षी से।
सर, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर किया जाना चाहिए। भारत साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता को कैसे देखता है? ट्रंप ने यह भी कहा कि वो नहीं जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे G20 समिट? Huma, first to your question. In the last few months, yes, we have come to know, we have been informed of several Indian nationals who've been recruited in the Russian army. We have once again taken up the matter with the Russian authorities to have them released at the earliest, as also to put an end to this practice. As per our understanding, there are 44 Indian nationals presently serving in the Russian army. We are in touch with the Russian side. We are also in touch with the families of these peoples and giving them an update on the matter. We once again take this opportunity to convey to all that one should stay away from offers being made to serve in the Russian army, because it is an offer that is fraught with danger to life, and there's risk to life. So, and once again, we have said this so many times. In spite of our repeated reminders, people continue to enlist. It is obviously, if somebody wants to do it, he or she, we cannot stop him, but we continue to press that you must be aware of the dangers that are there once you sign up for these jobs. I understand that in past also, the law enforcement authorities in India have taken action against people, and they continue to pursue this matter so that people are not tricked into joining such risky endeavors. हाल ही के दिनों में हम लोग को ये पता चला है कि कुछ भारतीय नागरिक को रूसी फौज में भर्ती किया गया है। पता चलने के बाद हम लोग ने इस मसले को रूसी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और मॉस्को दोनों जगह उठाया है, ये कहते हुए कि जल्दी से जल्द उनको रिहा करना चाहिए, और साथ ही साथ जो ये प्रक्रिया चल रही है हमारे लोगों को वहाँ के फौज में भर्ती करने का, उसको बंद किया जाना चाहिए। हम लोग करीबन हमारे इंफॉर्मेशन जानकारी के हिसाब से 44 भारतीय नागरिक अभी रूसी फौज में हैं, और हम लोग प्रयासरत हैं कि वो वहाँ से जल्दी रिहा कराए जाएं, और हम लोग उनके परिवारजन से भी संपर्क में हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से कि रूसी सेना में भर्ती होने वाली जो ऑफ़र है उससे लोग दूर रहें, क्योंकि इससे जान को खतरा है, और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उनको निकालने की गुहार की जा रही है, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। मधु, आपका सवाल किस मुद्दे पे था? अच्छा, हाँ, देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं उससे आपको हम लोगों ने भली भांति अवगत कराया है, और जितने, अगर आप हमारे जो प्रीवियस पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं और पहले भी हमें प्रेस ब्रीफिंग है, सारी बातें को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से रखा है। तो मैं कहूँगा कि उस जो टिप्पणियाँ आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने जो कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे पे, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। Elena, on both the visits of the summit that you referred to, as also the visit of External Affairs Minister, we will let you know as and when we have an update on both these proposals. मनीष, देखिए, जहाँ तक परमाणु मसले का सवाल है, हम लोग की तरफ से जो भारत का पोजीशन, जो पक्ष है, उसको पब्लिक में रखा गया है। जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनीवा में, वो इस बात को वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जो है उस पे चर्चा होती रहती है, और वहाँ पर हम लोगों ने भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से, साफ रूप से इसको रखा है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर हमारे उस वक्तव्य को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भारत क्या सोचता है इन मामलों पर।
राठी जी, जहाँ तक मंच की बात है, मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात को उठा रहा हूँ, बात को उजागर कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। नीरज, देखिए G20 के हम सदस्य हैं, G20 की मीटिंग होने वाली है। अब दूसरे आदमी क्या सोचते हैं उसके बारे में तो मैं कहूँगा कि उस दूसरे आदमी से पूछें या वो तीसरे आदमी से पूछें। इसमें जहाँ तक भारत का सवाल है, हम तो G20 के मेंबर हैं। कलोल। Kalol Bhattacharjee from the Hindu. Sir, in a story in the Hindu, Sheikh Hasina has mentioned that she's almost certain to get a death sentence from the International Crimes Tribunal in Dhaka. And if she really gets the death sentence from ICT in Dhaka, what is really the options that India has? Because do you think that would be a challenge for India as well? So, look, Kalol, I have no comments to offer. I just said on the interviews that she's made recently, so I will leave it there. Thank you very much, ladies and gentlemen. तो आप ये विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और कई सारे जो पत्रकारों के सवाल थे उन पर विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने आरजेडी को विनाश का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी पिछड़ों दलितों के दुश्मन है। आरजेडी का एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है। पीएम ने कहा कि राजद कांग्रेस घुसपैठियों को बैकडोर से एंट्री दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए को आपका वोट बिहार से घुसपैठियों को दूर रखेगा। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं
इनको, ये कांग्रेस आरजेडी जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। फिर आदिवासियों के खेतों में, महादलितों, अति पिछड़ों के टोलों में घुसपैठियों का ही बोलबाला होगा। इसलिए मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका एक वोट घुसपैठियों को रोकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में सड़कों, पुलों, एथेनॉल कारखानों और चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया। नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है। अगले 5 साल बिहार को पूरी तरह से विकसित बनाने पर केंद्रित होंगे। हम राज्य में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। मोदी जी का ही काम है कि पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। समाप्त, आप लोग, नक्सलवाद समाप्त हुआ। इस बार 5 बजे तक वोटिंग का अधिकार मिला है। 5 बजे तक अधिकार मिला। ये लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए। अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए और इसने, ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के पूर्वी चंपारण में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। दरभंगा में आने वाले 2 वर्षों में 1200 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। दरभंगा में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। मित्रों, अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले 2 साल बाद आपको पटना नहीं जाना पड़ेगा। आपका नजदीक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दरभंगा 3 साल के अंदर तैयार करके दिया जाएगा, 1200 करोड़ रुपए की लागत। और मुजफ्फरपुर में जो टाटा का कैंसर सेंटर बना है, जिसका उद्घाटन अगस्त महीने में मोदी जी ने किया, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वह इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। इस दौरान जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में युवाओं को 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी और निजी क्षेत्रों में भी रोजगार को बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। इसी के साथ विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन को 3 गुना बढ़ाया गया है। हमारे नौजवानों के लिए यूथ कमीशन बनाया गया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार और प्राइवेट नौकरी का सृजन किया जाएगा और उनको ताकत दी जाएगी। इस तरीके का हम लोगों ने वायदा किया। हमने अपंग, विधवा, हमारे वृद्ध, इनकी पेंशन 3 गुना बढ़ा दी है। आशा वर्कर, ममता वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इनकी तनख्वाह, इनका ऑनरेरियम, इसको भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। इसको भी हमने आगे बढ़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। राजनेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बांका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, ट्रेन जैसे भारत में ही बनाए जाने चाहिए। ये सब सामान बिहार में बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट, सेलफोन, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन, सारा का सारा हिंदुस्तान में बने, मेड इन इंडिया हो, और बिहार में बने, मेड इन बिहार हो। आपको
देश का मजदूर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी चलानी चाहिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह बिहार में एक रोड शो कर रहे हैं। तो ये आप रोड शो देख रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का। बिहार के पूर्णिया में ये रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। तो लगातार बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ हैं, वहाँ पर प्रचार और प्रसार का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पूर्णिया में एक रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं रोड शो के दौरान और गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हैं। तो ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं बिहार के पूर्णिया से, जहां पर गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। और बिहार में पहले दौर के मतदान के बाद अब दूसरे दौर के मतदान के लिए वहां पर प्रचार और प्रसार का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो वहां पर कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्णिया से। और काफ़ी उत्साह वहां पर दिख रहा है लोगों में इस रोड शो को लेकर के। भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से, जहां पर दूसरे दौर का मतदान होना है। और उससे पहले प्रचार और प्रसार का कार्य वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने प्रचार और प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं वहाँ पर। दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई जगहों पर वहाँ पर रैली की है। और ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्णिया से, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। पारंपरिक अंदाज में उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं और वो भी लगातार बीजेपी का जो चुनाव निशान है कमल, उसको दिखाकर लोगों से बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्णिया से, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक रोड शो वहां पर कर रहे हैं। और भारी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद है। दूसरे दौर के मतदान से पहले जो प्रचार और प्रसार का कार्य है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है। जिन इलाकों में दूसरे दौर में मतदान होना है उन इलाकों में। और विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, वो बिहार के पूर्णिया में इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं लोग। साथ ही साथ बीजेपी के झंडे और बीजेपी का चुनाव निशान कमल, उसको हाथ में लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्णिया से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी जेडीयू गठबंधन की जीत के लिए वो लोगों से वहाँ पर वोट मांग रहे हैं। भारी संख्या में वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और काफ़ी उत्साह भी लोगों में वहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे दौर के मतदान से पहले प्रचार और प्रसार का कार्य तेज़ हो गया है। विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर एक रोड शो कर रहे थे। ये हमने आपको दृश्य दिखाए। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस राष्ट्रगीत की आज 150वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर डीडी न्यूज़ भी आपके लिए ला रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था, जिसने विभाजन के बीज बोए और ऐसी विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए अब भी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव की शुरुआत करते हुए ये बात कही। पीएम ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया। इसने हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त किया। वंदे 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 मातरम, ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है। रोम रोम रोमांचित कर मन को उल्लास से भर देने वाले वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव उस दौर को जीवंत बनाता है जब देश गुलामी के कालखंड में अपने सांस्कृतिक धरोहर के जरिए नए अस्तित्व को गढ़ रहा था। आज जब स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, तब यह उम्मीद की गई कि यह देश की अप्रतिम विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है और यह गीत हर दौर में प्रासंगिक है। हालांकि उन्होंने उस विभाजनकारी सोच पर जोरदार हमला बोला। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा।
वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि इसने आजाद भारत का सपना भी प्रस्तुत किया। वंदे मातरम ने हर भारतीय की भावना को व्यक्त किया, आजादी की लड़ाई में नई चेतना भरी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की चेतना अलग है और उसकी अवधारणा भी अलग है। राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि हम सबको मिलकर इस सदी को भारत की सदी बनाना है। उन्होंने नकारात्मक सोच वाले लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि इनकी शंका पैदा करने की कोशिश को नाकाम करना होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का मूल भाव भारत और मां भारती है, भारत की शाश्वत संकल्पना है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई, ताकत और नैतिकता के बीच संतुलन बनाया। भारत की यह संकल्पना उसकी वैचारिक शक्ति है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देशभक्ति की प्रेरणा का प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आज 150 वर्ष पूरा कर रहा है। इस दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में स्वदेशी संकल्प पत्र से शपथ ली और देशभक्ति के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम आजादी के उद्घोष का संदेश बना है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि ओलंपिक में जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तो तय हुआ कि देश जब भी आजाद होगा, ये देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा। वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा, ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गान के 150वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कहा कि हम भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ मिलकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जश्न मना रहे हैं। ये महज एक सालगिरह नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता के राष्ट्रीय प्रतिबिंब का क्षण है। Today it is with an immense pride and emotion that we have, and we come together to celebrate the 150th glorious year of Indian's national song Vande Mataram. This is not merely an anniversary, it is a moment of deep national reflection of the gratitude to our forefathers. The renowned commitment to the ideas that belong to the one nation. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली विधानसभा में एक विशेष स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत कई भाजपा विधायकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देशभक्ति और एकता की भावना को प्रदर्शित करती हुई विभिन्न संगीतमय प्रस्तुतियां दी गईं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और कई भाजपा विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत साहित्य कला परिषद के कलाकारों की ओर से एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुई। वंदे मातरम से प्रेरित इस प्रस्तुति में देशभक्ति, एकता और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वंदे मातरम गीत पर आधारित एक स्मारक पट्टिका का भी अनावरण किया, जिस पर राष्ट्रगीत को अंकित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे देश ने वंदे मातरम एक साथ गाया है और उससे जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ, इस संकल्प के साथ यहाँ पर ये शिला पट्टिका भी स्थापित की गई है, जिस पर वंदे मातरम का पूरा गीत रचित बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उसको स्थापित किया गया है। वंदे मातरम का जो गीत है वो हमारे भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आत्मशक्ति है, उसका ये प्रतीक है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था, जिसे 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इन समारोहों के जरिए वंदे मातरम की भावना को आज के भारत के संदर्भ में नए सिरे से समझाया जा रहा है, जो देश के गौरवशाली अतीत को उसके एकजुट, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ती है। दिल्ली विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया गया, बल्कि नई पीढ़ी को भी इसके भाव से जोड़ने की कोशिश की गई। इसके जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देश की एकता, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, वंदे मातरम गीत आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बना। ये एक ऐसा मंत्र बन गया जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया, जिससे एक व्यक्ति जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के बारे में सोच सके। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 140 करोड़ भारतवासी वंदे मातरम का गायन किए हैं और यहाँ हम लोग भी अपने मंत्रालय में वंदे मातरम का गायन किए हैं। और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर गोवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और आज उनसे प्रेरणा लेकर देश के युवाओं को वंदे मातरम गाकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।
वंदे मातरम बोल के तभी के फ्रीडम फाइटर्स को मिली थी, यानी देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। मैंने खुद वही आह्वान किया, युवा और युवती ने वही वंदे मातरम सॉन्ग गा के वही स्फूर्ति के साथ इस विकसित भारत में सहभाग होने का योगदान सभी का रहना चाहिए। जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय छात्रों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य संगीतमय समारोह का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल इन जापान और ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम भारतीय एकता और सांस्कृतिक विरासत की भावना का प्रतीक है। टोक्यो में भारतीय छात्रों ने गर्व और भक्ति के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर उसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।